जी यास्मीन इस्लाम got it. सुन रहे क्या मेरा आवाज? मेरा आवाज सुन रहे क्या मैम? हाँ तस्नीम रात कर ले हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अंक टेंशन आऊ नेशनल ಏದು ಭಾಷೆ ಕಿಡೋಲ್ಲಲ್ ಕಿಲ್ಲಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತಿಯಾರಾ ಹಮ್ದ ಹಾದ್ಯ ಇಂಗ ಎಲ್ಲ போயிடாரா ಕೀಲ್ ನಾ ಮೇಲುಲ್ಲಲೆ നല്ല ಇತ್ತು ಎത്ര ಗಂಟೆಲ್ ತೀರು ಇಲ್ಲಲೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲೇ ಒಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂದ್ರೌಡ ನೋಕೋ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ತೀರ್ಲೆ ತಲೆ ಕೂತರು ವರ್ಣಿರೆ ಅದಕ್ಕೂ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಹಾಕಿತ್ಲೆ ರೇಹಾನ ಮೇಡಮ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ರೇಹಾನತ್ ಮೇಡಮ್ ಬಂತ ರೇಹಾನ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಹೇನಾ ಪಕ್ಕ ಆಯ್ಮ ಮ್ಯಾಮ್ ಅದು ರೇಹಾನ ಕಾಣ್ Recording in progress. अफशा अब तक कितनी अफशा आप मुझे सुन रही हैं? जी मैम अस्सलाम वालेकुम ಬೇರೆ ಇದರಿಂದ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಇದರಿಂದ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ नाम कितने स्पीकर्स आ चुके हैं? अभी speakers में we have one. Let me just check. ಶಾನ್ ಅಜೀಜ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. Three including you, it is 4. 4 so far. 4 लोग आ गए, 4 speakers हैं. मेहरुनिसा आंटी या यास्मीन बाजी वो लोग आए क्या? ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಬೇಗ I ಬೇಗ ಬೇಗ think ಬೇಗ आयशा कि आपको एक बार और मेहरुनिसा आंटी को और यास्मीन आंटी को आपको एक बार कॉल कर लेना चाहिए. Maybe you can call up मेहरुनिसा आंटी and I'll call up Yasmin aunty. Okay? Let's ask them to join. Aisha, are you there? Aisha. यस मैम आप मेहरुनिसा आंटी को कांटेक्ट करिए and I will call up Yasmin aunty. Okay? अब भी बोली हूँ मैम 10 मिनट पहले ज्वाइन होने के लिए. All right. मैं यास्मीन आंटी को और कॉल कर लेती हूँ. ಏನಾಯ್ತು ಯಾರ ಫೋನ್ বেশি ভালো হবে আওয়াজ আসছে না কি হবে না
अस्सलाम वालेकुम बाजी। बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो? खैरियत है? जी मैं जी पिछले एक अल्हम्दुलिल्लाह। हफ्ते से बीमार हूँ, अच्छा बहुत तबीयत खराब है, वायरल हुआ हुआ है। आंटी की हिम्मत है, आंटी की चाहे कितनी ही तबीयत खराब हो वो हर वक्त प्रेजेंट रहती हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने आज भी टाइम पर ज्वाइन करा है, इतना बिजी शेड्यूल और तबीयत खराब होने के बावजूद। सुबह भी बात हुई तो आंटी की आवाज से ही लग रहा था कि बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। ओहो, हम्म, अभी वायरल बहुत ज्यादा चल रहा है। जी जी। कोलकाता में भी सबकी तबीयत खराब है। सभी जगह है एक्चुअली बारिश की वजह से। रिदा, रिदा बेटा एक गिलास पानी दीजिए। हम लोगों को मैं सब लोगों को एक अपडेट दे देती हूँ कि हम लोगों की जो वेबिनार है इसकी रिकॉर्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुकी है और बहुत जल्दी अभी यूट्यूब और फेसबुक पर भी ये अपना वेबिनार लाइव हो जाएगा एंड वी विल गिव 4-5 मिनट्स about 4 minutes time more for the other speakers to join. उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। बेटा पानी दो एक गिलास। अजीज भाई क्या हम लोग लाइव हो चुके हैं यूट्यूब और फेसबुक पर? कैन यू प्लीज अपडेट अस? वालेकुम सलाम। मैडम अब क्या प्रॉब्लम क्या हो? बोलिए। वालेकुम सलाम। कुछ भी नहीं है। मीटिंग क्यों लेट हो रही है? लेट हो रहे हैं कि कुछ स्पीकर सभी जुड़ने बाकी हैं। हाँ हाँ जी 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 एक दो और आने हैं, वो आज इंशाल्लाह फिर स्टार्ट करेंगे। जी मैडम जी मैडम जी मैडम। ओके ओके। एक्चुअली सर जो लास्ट मिनट में जो लाइव करना है स्ट्रीम वी आर वेटिंग फॉर दैट द मोमेंट वी गेट एन अपडेट कि लाइव हो गया है देन वी विल स्टार्ट इंशाल्लाह एक आध मिनट में हो जाएगा। ओके ओके मैडम नो प्रॉब्लम। ओके ओके इंशाल्लाह। ओके, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता और ये कि रिजवान को तो कहते हैं ना खुद दुल्हन मेरी मामी कौन है? Afsha, I think we should start. All right. सबको ऑडियो म्यूट करना चाहिए, सबको ऑडियो म्यूट कर दीजिए। Assalamu alaikum everyone and a very good evening to all ladies and gentlemen. I wish you all a very happy 76th Independence Day. My best wishes to all the Indians present here. On behalf of Women India Movement, I heartily welcome our distinguished panelist, Mrs. Yasmin Farooqi,
SDPI spokesperson, Mrs. Yasmin Islam, the national president, Mrs. Rehana, Mrs. Behrurisa Khan, and Professor Sadia Saida, and Mrs. Shahida Tasneem, and all the guests who have connected with us today to celebrate this very special day of completion of 75 years of independence of India. August 15 is a day when we are filled with national fervor and the glory of our country, as we remember the struggle and efforts of freedom fighters who fought for the independence of India. The sacrifice made by the women of India in the struggle has occupied the foremost place. They fought with true spirit and undaunted courage and faced various tortures, exploitation, and hardships to earn us this freedom. Women's participation in India's freedom struggle began as early as 1817, when Bhima Bai Holkar fought bravely against the British Colonel Malcolm in a guerrilla war. Many women, including Rani Channamma and Rani Begum Hazrat Mahal, fought against the British East India Company in the 19th century itself, 30 years before the First War of Independence in 1857. Women India movement is here to celebrate the courage and spirit of Indian women who form the heart and soul of this great nation. It is the security from torture, atrocities, and exploitation that the brave freedom fighters of yesteryear sought, along with freeing India from the clutches of the colonial rule. Today, 75 years down the line, how close we are to achieving this goal is the question that we are asking today. What we are here to assess. The security of women is the foundation of freedom. I would like to now invite Mrs. Yasmin Islam, the National President of Women India Movement, to address the attendees of this virtual meet. Yasmin Islam. आप लोग म्यूट करना है, नहीं तो नहीं सुनने होता है, तो लोग म्यूट करना है ऑडियो। नमस्कार। Ma'am, you will have to unmute yourself. Yasmin ma'am, please unmute yourself. Please. Everyone mute your audio. Otherwise, we can't listen. Please. Only Yasmin ma'am has to unmute. Afshana ma'am, something wrong. Yasmin ma'am, please unmute yourself. Yasmin ma'am. Yes. Yasmin Islam ma'am, please unmute yourself. You're muted. मेरे तमाम देश के लोगों को सलाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम। दोस्तों, जैसा कि आज हम 75वें यौम आज़ादी को मना रहे हैं, तो आज के दिन मेरे देश के तमाम लोगों को मैं इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। आज पूरा देश यौम आज़ादी को जोश व खरोश के साथ, हर्षोल्लाह के साथ मना रहे हैं। हर किसी का नजरिया भले ही अलग हो, लेकिन खुशी वही है कि आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ, तो हम ये आज़ादी का दिन जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से हम अपने घरों में मिठाइयाँ बांटते हैं, झंडे फहराते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। पूरे देश के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर धर्म, हर मजहब के लोग
अपने अपने तरीके से इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं। जब बात इंडिपेंडेंस डे की हो तो हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने अपने खून का बलिदान देकर, अपने जानों की शहादतें देकर देश को आजाद कराया और अपने मकसद पर अटल रहे, डटे रहे कि हमने देश को फासिस्ट ताकतों से आजाद करवाना है। जब देश हमारा अंग्रेजों के चंगुल में था, बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने तरीके से देश को आजाद कराने की मुहिम शुरू की और हर तरह के जुल्म और सितम से बर्दाश्त करते हुए अपने मकसद पर वो कायम रहे और यही सपना उन्होंने देखा कि देश को हमने आजाद करवाना है। वो जानते थे कि हो सकता है कि आजादी के वक्त तक वो इस दुनिया में ना रहे, आजादी का सूरज ना देख सके, लेकिन उसके बावजूद भी अपने मकसद को उन्होंने कहीं भी तुर्क नहीं किया, जुटे रहे, लगे रहे। और ये हम सब के लिए एक सबक है कि अगर हम अपने मकसद को पाने के लिए जद्दोजहद करेंगे तो कभी ना कभी वो वक्त जरूर आएगा कि हम अपने मकसद को हासिल करेंगे। ये फ्रीडम फाइटर्स ने हमें एक सबक दिया है। ये लड़ाई काफी लंबी रही और अंग्रेजी ताकतों के खिलाफ हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हर तरह की परेशानियों को झेला, भूखे रहे, प्यासे रहे, जेलों में कैद रहे, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के आगे कभी भी घुटने नहीं टेके। अगर बात फ्रीडम फाइटर्स की आ रही है तो हम उन लेडी फ्रीडम फाइटर्स को भी नहीं भूल सकते जिन्होंने रोजमर्रा की मसरूफियत को तुर्क करके मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की आजादी के लिए जंग लड़ी और अपना नाम सुनहरे अक्षरों में इतिहास में दर्ज करवाया। एनी बेसेंट, झांसी की रानी, बेगम हजरत महल, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, ये ऐसे सुनहरे नाम हैं जिन्होंने अपने रोजमर्रा के चैन और सुकून को त्याग करके औरतों के लिए एक मिसाल कायम किया। हम आज भी ऐसे नामों को इज्जत से देखते हैं, इज्जत से लेते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए रोल मॉडल हैं। हमने किस तरह से आजादी की जद्दोजहद में हिस्सा लिया, उन औरतों ने किस तरह से मिसाल कायम की, वो आज इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक आजाद हिंदुस्तान में हम सांस ले रहे हैं और ये उनके कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हम एक आजाद हिंदुस्तान के नागरिक हैं। लेकिन मैं आपकी तवज्जो को इस तरफ भी खींचना चाहूंगी कि आजादी के 75 साल के बाद क्या हमारा देश वाकई पूरी तरह से आजाद है? क्या हमारे देश की औरतें पूरी तरह से आजाद हैं? क्या अपना फैसला लेने में वो सक्षम है? क्या उनके घर में उनको वो सम्मान दिया जा रहा है जिनके वो हकदार हैं? आजादी का सपना देखते वक्त औरतों ने ये नहीं सोचा था कि देश आजाद होने के बाद भी वो गुलाम बनी रहेंगी। लेकिन आज हमारे देश में देखिए, जो फासिस्ट ताकतें आज राज कर रही हैं, हर तरह से आपको दबाने के लिए, आपकी आवाज को कुचलने के लिए आप पर तरह तरह के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं ताकि आप सच के साथ ना रहें, आप हक पर कायम ना रह सके। ये फासिस्ट ताकतें आज जिस तरह से काम कर रही हैं, हमें बहुत अफसोस है कि क्या हम आजाद देश के नागरिक हैं? क्या हम उस देश के नागरिक हैं जो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है? डेमोक्रेसी का मतलब आज पूरी तरह से बदल दिया गया है। जिस तरह से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने खून का बलिदान देकर देश को आजाद कराया, उनका मकसद यही था कि आने वाली नस्ल, आने वाली जो हमारे लोग हैं, वो पुरअमन सांस ले सके एक खुली फिजा में। लेकिन जिस तरह से 1947 से पहले अंग्रेजी ताकतें जिस तरह से हम पर कब्जा किए हुई थी, हिंदुस्तानी के आवाज को दबा रही थी, उन पर जुल्म और ज्यादती कर रही थी, उनके जिस्म को छल्ली कर रही थी, आज भी वो
दस्तूर कायम है। हर ताकतवर अपने से नीचे को दबा कर रखना चाहता है और आज के वक्त में हम ऐसी फासिस्ट ताकतों के घेरे में हैं जो हमारे सच बोलने पर एतराज करती हैं, जो हमारे हक पर कायम रहने से एतराज करती हैं, जो हमारे मजहब पर चलने से हमें रोकती हैं। अगर आज देश आजाद है तो हर किसी को आजादी का सही मतलब पता होना चाहिए। आजादी का जो एक तरीका है उस तरीके पर लोगों को चलना चाहिए, बोलने का फ्रीडम होना चाहिए, अपने मजहब के अनुसार चलने की आजादी होनी चाहिए। चूंकि हमारा देश पूरी तरह से एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, तो इस डेमोक्रेसी को बरकरार रखने के लिए जो हमारे मुल्क का संविधान है, हमें उस संविधान के साथ चलने की पूरी आजादी है। और देश के संविधान ने हर एक देशवासियों को ये हक दिया है कि वो अपने मजहब पर चलते हुए देश में जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करें, उस पर चले। लेकिन आज जो ताकतें हमारे बीच हैं, जो हम पर राज कर रही हैं, उनका मंसूबा भी अंग्रेजों की तरह से ही है। अंग्रेजों का मंसूबा था, जब उन्होंने देखा कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ होकर के जंग आजादी लड़ रहे हैं। एक बात और मैं याद दिलाना चाहूंगी आपको कि 1947 से पहले जब जंग आजादी शुरू हुई थी, उस वक्त ना कोई हिंदू था, ना कोई मुसलमान था, ना कोई सिख था, ना कोई ईसाई था। सारे के सारे भारतीय थे, हिंदुस्तानी थे। लेकिन आज लोगों को जात पात की बुनियाद पे बांट करके, धर्म और मजहब की बुनियाद पे बांट करके राजनीति की जा रही है। अंग्रेजों ने 1947 से पहले यही सोचा कि अगर देश के तमाम लोग, हर जात, हर मजहब के लोग अगर मिलजुल के रहेंगे तो उनकी रोटी नहीं सिकने वाली है। इस वजह से उन्होंने डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी जो है उसको इख्तियार किया। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको आपस में लड़ाकर उन्होंने हमारे देश में कई साल राज किए। आज के वक्त में भले ही देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी अंग्रेजों के उसी फॉर्मूले को अभी की फासिस्ट ताकतें इस्तेमाल कर रही हैं। डिवाइड एंड रूल, सबको तोड़ो और राज करो। हमारे देश का माहौल दिन ब दिन खराब करने के लिए लोगों को जात पात के नाम पर डिवाइड किया जा रहा है, लड़ाया जा रहा है, नफरतें पैदा की जा रही हैं और नफरतें परोसी जा रही हैं। देश का हर नागरिक देश का एक अटूट हिस्सा है जो कभी भी इससे अलग नहीं हो सकता। लेकिन छोटे और निचले जाति को पूरी तरह से खत्म करने की साजिश है। अल्पसंख्यक, मुसलमान सभी को इस देश से खारिज करने की पूरी तरह से साजिश चल रही है। मेरे दोस्तों, जिस तरह से हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने एक जंग आजादी में हिस्सा लिया और ये आजादी की लड़ाई काफी लंबी चली, आज भी हमारे अपने हुकूक के लिए, हमारे अपनी इज्जत व आबरू के लिए हमें एक लड़ाई और लड़नी है फासिस्ट ताकतों के खिलाफ। सबसे पहले तो मैं अपने देश के लोगों को ये पैगाम देना चाहूंगी कि अपने आसपास, अपने घर की औरतों को इज्जत दें, क्योंकि हमारे मुआशरे में औरतों का जो हुकूक है वो बहुत दबा करके रखा जा रहा है। औरतों को तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। आज भी हमारे देश में औरतें पूरी तरह से आजाद नहीं है। औरतों की आजादी के लिए ये जरूरी है कि आप औरतों को इज्जत दें। चूंकि मैं विमेन इंडिया मूवमेंट की तरफ से पूरे देश को अपने मैसेज दे रही हूँ और विमेन इंडिया मूवमेंट औरतों के हुकूक की पासदारी की हिफाजत करती है, उनके हुकूक के लिए काम करती है, तो हमारा ये पैगाम है कि आप अपने घर में, अपने आस पड़ोस में, अपने देश की औरतों को इज्जत दें, उनका सम्मान करें, उनकी हिफाजत करें। आज देश में जिस तरह से औरतों के साथ घिनौने जुर्म हो रहे हैं, इस जुर्म से हमें बचना होगा। जिन लोगों ने देश को आजाद कराने के लिए अपने खून की शहादतें दी, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि आने वाले वक्त में औरतों के साथ इतना जुल्म और ज्यादती होगा। देश आजाद होगा
लोग आजाद होंगे, अपने तरीके से अपनी मर्जी से जी सकेंगे। तो देश की मजबूती के लिए औरतों का मजबूत होना जरूरी है। Just as for the strength of the house, its pillars must be strong. In the same way, it is very important for the women to be strong for the strength of the society. Similarly, security of the women is the foundation of freedom. और आज हम इसी बात पे लोगों का ध्यान देंगे, लोगों का ध्यान खींचेंगे कि एक औरत सभ्य समाज की पहचान होती है। औरतों को इज्जत देना देश को इज्जत देना है, औरतों को सम्मान देना देश को सम्मान देना है। अपने आसपास, अपने घर की औरतों, अपने देश की औरतों को सम्मान दीजिए। हम उस देश में जी रहे हैं जहां औरतों को देवी समझा जाता है, लेकिन देवी को कभी भी गंदी नजर से नहीं देखा जाता। उसी तरह औरतों को आप देवी समझिए और उनकी तरफ जो भी आपका रवैया है उसको बदलिए। औरतों को उनके फैसले लेने का हक दीजिए, अपनी मर्जी से वो अपना फैसला ले सके, ऐसा हक उनको हासिल होना चाहिए। और अगर हम पूरे देश की बात करें तो हमारे देश में औरतों का एक बहुत बड़ा तबका बेसहारा लाचार है, जिस पर हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है, फोकस करने की जरूरत है। मेरे दोस्तों, औरतें एक बेहतरीन समाज का सुतून है और साथ ही मैं ये बताना चाहूंगी आप लोगों को कि जिस दौर में हम जी रहे हैं, 21वीं सदी के दौर में हम जब जी रहे हैं, तो औरतों को भी उस तरह के हुकूक हासिल होने चाहिए। आज हमारा देश बहुत सारी ऐसे मसाइल से गुजर रहा है जिस पर फोकस करना जरूरी है, जिस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। आजादी के 75 सालों के बाद भी वी आर नॉट फ्री फ्रॉम poverty, we are not free from starvation, we are not free from bribery, we are not free from caste discrimination, we are not free from communal discrimination, इस तरह की चीजों से, and we are not from fascism, इस तरह की चीजों से हमने बचने के लिए एक रणनीति तैयार करनी होगी। हमारा देश किस तरह से सुकून में रहेगा, हमारे देश के लिए क्या जरूरी है, हमारे देश में भाईचारगी के लिए, अमन व शांति के लिए क्या जरूरी है, ये आप और हमारी जिम्मेदारी है। हम अगर मिलजुल करके देश को सुरक्षित रखेंगे, हम अगर मिलजुल करके मोहब्बत और भाईचारा फैलाएंगे, तो यकीनन हमारा देश तरक्की पर होगा। और अगर देश के लोग आपस में, हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई आपस में लड़ते रहेंगे, तो हमारा देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। और आज की फासिस्ट ताकतें यही चाहती हैं, दिन ब दिन हमारे देश का जो डॉलर है वो गिरता जा रहा है, यहाँ तक कि सम्मान गिरता जा रहा है। अपने देश के सम्मान को बचाने के लिए हमने हर जद्दोजहद करनी है, हर कोशिश करनी है। उन तमाम फ्रीडम फाइटर्स के खून का जो कतरा है, जो इस देश की मिट्टी में शामिल है, उसको हमने जाया नहीं होने देना है, उसको हमने पामाल होने से बचाना है। जो सपना हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने देखा था एक आजाद देश का, उस देश को वाकई में आजाद रखना है। जिस तरह से पहले हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, हमने अपनी मेहनत से, अपनी जद्दोजहद से, अपनी मोहब्बत से अपने देश को वापस से सोने की चिड़िया बनाना है। कोई भी फासिस्ट ताकत आपको लड़ाने की कोशिश करती है, आपको एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करती है, उन तमाम साजिशों को आपको और हमें समझना होगा। क्योंकि हम अगर समझदार होंगे तभी किसी का मंसूबा रोक सकते हैं, लगाम लगा सकते हैं। अगर हम किसी के मंसूबों में बहकर
अपने सोचने समझने की शक्ति, ताकत को अगर खो देते हैं तो हमारा देश इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा और हम बस तमाशा देखते रहेंगे। तो हमारे देश को अमन व शांति बनाए रखने के लिए, भाईचारगी बनाए रखने के लिए हम सबको मिलजुल कर रहना है। आज यौम आजादी जिस तरह से देश में मनाई जा रही है, सिर्फ खुशियां मना लेने से कि आज के दिन हमारा देश आजाद हुआ, ये काफी नहीं है। हमारे देश को वाकई आजाद रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरह से काम करना चाहिए, हमें किस तरह से मिलजुल कर रहना चाहिए, औरतों को किस तरह से हिम्मत देनी चाहिए, औरतों को किस तरह से आगे करना चाहिए, हमें इन तमाम चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि हमारे देश से ये गुर्बत खत्म हो जाए, हमारे देश से ये हर तरह के जो कम्युनल विवाद है वो हट जाएं, हमारे देश से गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये तमाम चीजें खत्म हो जाएं। हर कोई खुशहाल रहेगा तो हमारा देश भी तरक्की करेगा। और इसके लिए हम सबको आगे बढ़कर हाथ बढ़ाने की जरूरत है, हाथ मिलाने की जरूरत है। अगर हम लोग जात पात की बुनियाद पे लड़ते रहेंगे, हमारा देश कभी भी तरक्की की राह पे नहीं जाएगा। हम और आप इस देश के नागरिक हैं और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी ड्यूटीज है कि हम फ्रीडम फाइटर्स के उन तमाम बलिदान को सहेज कर रखें, उनकी हिफाजत करें और अपने देश में अमन, शांति, भाईचारगी को बनाए रखें। लास्ट में मैं यही आप लोगों को मैसेज देना चाहूंगी कि अपने घर की औरतों को इज्जत दें, सम्मान दें, न सिर्फ अपने घर की औरतों को बल्कि पूरे देश की इज्जत है औरतें, और उनको सम्मान देना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप औरतों को सम्मान देंगे तो ये देश का सम्मान होगा, आप औरतों को इज्जत देंगे तो ये हमारे देश की इज्जत होगी। और ऐसा काम हमने करना है जो विदेशों में हमारे देश का नाम ऊंचा हो सके। ऐसा हमने कुछ भी नहीं करना है जिसकी वजह से हमारे देश का नाम विदेश में खराब हो। तो इस चीज पर हमने गौर करनी है। आप सबको एक बार यौम आजादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहें और अपने मकसद पर कायम रहें, अच्छे काम करें, सबके साथ मिलजुल कर रहें, अपने देश का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया। जय हिंद। That was Yasmin Islam. Thank you, ma'am. Of course, Yasmin Islam ma'am has rightly pointed out that we have a very good constitution. In fact, one of the best. We have all the rights enshrined for a safe and secure life in a country. But we are still a far, long way off in implementing all those rights and ensuring those rights to the citizen of India, especially to women. Who are still a long way to achieve that freedom of movement, freedom of speech, and basic rights of work and all the rights which have till now been denied in the society in India. And yes, she has rightly pointed out against the intentions of this fascist government, the present government, which still runs on the lines of the British rule to stay in power, the divide and rule policy. And we still have the struggle is still going on to fight against such divide and rule policy of the rulers. So this 75 years on, and we are still struggling to achieve that freedom, complete freedom for the citizens of India, especially women. And Women India movement is a platform which provides that strength and encourages this leadership and the strength for the women to fight and to stand for the rights and to stand up against injustices in the society. Thank you, Yasmin ma'am, for your speech, and where you have pointed out all the things, the present situation in India. Now, I would like to invite our next speaker, that is Rehana ma'am, who's a Vice President of Women India Movement, to deliver her speech. Rehana ma'am. Yes, my loving sisters and പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ, ഏവർക്കും സർവശക്തന്റെ അനുഗ്രഹം വർഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 15 സ്വാതന്ത്ര്യദിനം.
വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ആർഭാടത്തോടെയാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യ മുഴുവനും സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഈ ദിവസത്തിൽ വിമൻ ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ് സ്ത്രീ സുരക്ഷയിലാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന പ്രമേയത്തിൽ വെബിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകൾ. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു ഭരണഘടനയുണ്ട്. സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സുരക്ഷിതത്വം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഭരണഘടന. ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് സ്ത്രീകൾക്കുള്ള അവകാശം നൽകിയെടുക്കൽ ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ പൗരന്റെയും ബാധ്യതയുമാണ്. എന്നാൽ ഈ ഭരണഘടന നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകളുടെ ദുരവസ്ഥ ഏറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾ ഏറ്റവും മോശമായ സുരക്ഷിതത്വം അനുഭവിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ, ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ ആദ്യത്തെ 10 സ്ഥാനത്തിനുള്ളിലാണ്. ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഓരോ ദളിത് സ്ത്രീയും കൊല്ലപ്പെടുന്നു. ഓരോ മിനിറ്റിലും 3 പെൺകുട്ടികൾ അതിക്രൂരമായി ഇന്ത്യയിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. വളരെ മോശമായ സാമൂഹിക സാഹചര്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ചേരികളിൽ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലും ആദിവാസി മേഖലകളിൽ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങൾ ഏറെയാണ്. അവിടെയും ജനിച്ചു വീഴുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞും മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതെല്ലാം ഒരു വംശഹത്യയുടെ ഭാഗമായി തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്ത്രീകൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കഴിക്കുവാനും ഇഷ്ടമുള്ളത് പഠിക്കുവാനും ഇഷ്ടമുള്ള മനുഷ്യന് വിവാഹം ചെയ്ത് ജീവിക്കുവാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും തടയപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ അധികാര മേഖലകളിൽ വളരെ പിന്നാക്കം തള്ളപ്പെടുന്നു. നമുക്കറിയാം, പാർലമെന്റിലും കേരള നിയമസഭയിലും സ്ത്രീ സാന്നിധ്യം വളരെ തുച്ഛമാണ്. ഇന്ത്യ 75ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. 3/4 നൂറ്റാണ്ടാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിൽ ഇന്ത്യ വളരെ പിന്നാക്കം പോയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് എന്തർത്ഥമാണുള്ളത് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പിഞ്ചുമകൾ, 8 വയസ്സായ പിഞ്ചുമകൾ നൃത്തം ചെയ്ത് തന്റെ കുതിരയെ മേച്ച് നടന്നപ്പോൾ വളരെ ക്രൂരമായി ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ, 8 വയസ്സുള്ള പിഞ്ചുമകളെ 8 ദിവസത്തോളം ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ച് കൊന്നുകളഞ്ഞത് മറക്കാനായിട്ടില്ല. സാബിയ സൈഫി എന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ അതിക്രൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതും മറക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഫാഷിസ്റ്റ് ഭരണം മാത്രമല്ല, അതിനേക്കാൾ ഭീകരമായ സവർണാധിപത്യമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ജഡ്ജി പറഞ്ഞു, ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകൾ വളരെ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്, മനുസ്മൃതിയുടെ തണലിൽ അവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണെന്ന്. എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്, മനുസ്മൃതിയുടെ തണലിലല്ല ആരെങ്കിലും ഭാഗ്യം, ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീ ഇന്ന് സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ തണലിലാണ്. എന്നാൽ മനുസ്മൃതി കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നവർ, മനുസ്മൃതി കൊണ്ട് അധികാരം കയ്യിലിരിക്കുന്നവരാൽ സ്ത്രീകളെന്നും കണ്ണുനീര് കുടിക്കുകയാണ്. ബ്രാഹ്മണിസമാണ് മനുസ്മൃതിയുടെ അടിസ്ഥാനം. ബ്രാഹ്മണിസം അനുസരിച്ച് സ്ത്രീ ഒരിക്കലും ബ്രാഹ്മണനായി തീരില്ല, ഉന്നത ജാതിയാവില്ല. സ്ത്രീയുടെ സ്ഥാനം ശൂദ്രൻ മാത്രമാണ്. മനുസ്മൃതി അനുസരിച്ച് സ്ത്രീക്ക് ഒരിക്കലും ഉന്നത സ്ഥാനത്തിൽ എത്തുവാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചെന്നൈ IIT-യിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന റാങ്കുമായി ഫാത്തിമ ലത്തീഫ് എന്ന പെൺകുട്ടി വന്നപ്പോൾ
അതിനെ അതിന്റെ ഉയർച്ച തടുക്കുവാൻ സാധ്യമാവാതെ വന്നപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വമുള്ള ആ കോളേജിൽ ആ കുട്ടി അതിക്രൂരമായി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്, മാനസിക പീഡനം സഹിക്കാതെ ജീവനൊടുക്കേണ്ടി വന്നത്. തീർച്ചയായും ഇന്ന് ആ അക്രമത്തിന്റെ പ്രതികൾ ഒരു ദിവസം പോലും ജയിലിൽ കിടക്കുകയോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നതാണ് മനുസ്മൃതി നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ പാലത്തായിയിൽ ആ പൊന്നുമകൾക്ക് സ്വന്തം അധ്യാപകനാൽ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആ പൊന്നുമകൾക്ക് നീതി കിട്ടാതിരിക്കുന്നതും. വാളയാർ 2 പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ തൂക്കിലേറ്റപ്പെട്ടിട്ട് ആ അമ്മക്ക് നീതി കിട്ടാത്തത്. നജീബ് എന്ന പൊന്നുമകനെ കാത്ത് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ഫാത്തിമമാർ ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ അടയാളങ്ങളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭക്ഷണത്തിന്റെ പേരിൽ, വസ്ത്രത്തിന്റെ പേരിൽ സ്ത്രീ സമൂഹം ഒന്നടങ്കം പീഡനങ്ങൾക്കിരയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് സുരക്ഷിതത്വവും സമാധാനവും നൽകാതെ എന്ത് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഈ മോഡി സർക്കാരിന് മുന്നോട്ട് വെക്കുവാനുള്ളത്? നാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ചരിത്രത്തിന് സ്ത്രീകളുടെ ധാരാളം കയ്യൊപ്പുകൾ ചാർത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഒരു 2ാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം കാത്തിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇനിയും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ചരിത്രത്തെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി രംഗത്ത് വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ, സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തി, പ്രായം കുറഞ്ഞ രക്തസാക്ഷി 11 വയസ്സുകാരിയായ ഫാത്തിമയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇനിയും അത്തരം രക്തസാക്ഷികളെ കൊണ്ട് വീണ്ടും ചരിത്രം ആവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ, നാം അറിയേണ്ടത്, ഈ 11 വയസ്സുകാരി ഫാത്തിമയടക്കം ധാരാളം സ്ത്രീകൾ രക്തമൊഴുക്കിയത്, ധാരാളം സ്ത്രീകൾ തങ്ങളുടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ത്യജിച്ചത്, അവരുടെ ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ചത് അവർക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു, അടുത്ത തലമുറക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ തലമുറക്ക്, നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ സുഖമായി ജീവിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ, ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അടുത്ത തലമുറയിലേക്കും നാം ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം കൈമാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പ്രയത്നിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ചരിത്രത്തെ മുൻനിർത്തി ചരിത്രം ആവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ സുരക്ഷിതത്വം നമ്മുടെ കൈകളിലൂടെ നേടുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. രാത്രിയും പകലും പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും വിഭജിച്ചു നൽകുന്ന ഒരു സാമൂഹികാവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് നിലവിലുള്ളത്. രാത്രിയും പകലും അത് വിഭജിച്ചു നൽകുവാൻ സാധിക്കാതെ ഏത് രാത്രിയിലും ഏത് പകലിലും സ്വതന്ത്രമായി ഒറ്റക്ക് കശ്മീർ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ള, സുരക്ഷിതമായി സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യയിൽ എപ്പോഴാണോ ലഭ്യമാകുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു എന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അത്തരത്തിൽ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം, ഒരു സുരക്ഷിതത്വം സ്ത്രീകൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് വരേണ്ടതുണ്ട്. സർവശക്തൻ അതിന് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. തീർച്ചയായും വീടുകളോടൊപ്പം തന്നെ, വീട്ടിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും സമൂഹത്തിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കുവാൻ നാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ട് മാത്രം നേടാവുന്നതല്ല. നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന സ്വാർത്ഥ സ്വപ്നം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് അപ്പുറത്തെ ഉള്ളവന്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർത്തിയാകുക എന്ന ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസം നാം നേടേണ്ടതുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഏവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യവും നീതിയും സമത്വവും സാഹോദര്യവും പുലരുവാനുള്ള നാം മുന്നിട്ടിറങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. തീർച്ചയായും വിമൻ ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ് അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഏവരോടും ഒപ്പമുണ്ട്. വിമൻ ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ് എല്ലാവരുടെയും മുൻപിൽ തന്നെ ഇത്തരം നന്മക്ക് വേണ്ടി മുന്നിലുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ.
Jai Hind, Jai Women India Movement. Thank you, Rehana ma'am, for that address. I would like to invite now Mamduha Majid ma'am, the Vice President of Women India Movement, for her address. Mrs. Mamduha ma'am. Assalamu alaikum. Walaikum assalam, auntie. And Jai Bhim. Anyway, this is actually, I was thinking all these, ये सारी माशाल्लाह बहुत अच्छा अच्छा लोगों ने बोला है, और मुझे क्या बोलना है, सिर्फ इतना ही बोलना है कि वी लेडीज, हमारा काम बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सरों पर है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को, पोतों को, नवासों को भी उस रास्ते में चलाएं जो फ्रीडम का रास्ता हो। अब फ्रीडम कैसे मिलेगा? एक्चुअली हम घर से शुरू किया था ना कि या जो घर से सारी चीजें अच्छी शुरू होती हैं, यानी लाइक देयर इज अ सेइंग, आई एम फॉरगेटिंग दैट सेइंग, फ्रीडम स्टार्ट्स एट होम, लेट्स से दैट। तो हम अपने घरों से ही ये फ्रीडम लेना पड़ेगा, और ये जरूरी नहीं है कि हम बाहर निकल के और उस पे एहतजाज करना है, जरूरी करना है, यानी कि नहीं करना है। जब जरूरत पड़े तो एहतजाज कीजिए, अच्छे तरीके से करें, जो समझ बूझ के करें, और अंदाज हमारा ऐसा हो कि हम ज्यादा उसमें जोश न दिखाएं बल्कि होश दिखाएं। हमारी घरों से हम अपने बच्चों को, नवासों को, जैसे मैंने पहले कहा है, हमें उनको तरबियत देनी है कि देखिए आजकल के माहौल की वजह से अब हमें पता चल रहा है, यानी मुझ जैसी आदमी जिसकी उम्र माशाल्लाह काफी हो गई है, एंड वो अब पता चला कि कितनी औरतों ने बलिदान दी है अपने इस फ्रीडम के लिए। मुझे नहीं पता था, मुझे सिर्फ ये पता था कि मैं आई एम ए पैट्रियट, बस मुझे अपने मुल्क से मोहब्बत है। तो वो मुल्क से के लिए मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, हमें अपनी हिस्ट्री भी जाननी चाहिए। औरतों को, मैं औरतें और लड़कियां घरों में जो हैं उनकी बात कर रही हूँ कि हमारी माओं को चाहिए कि हमारे बच्चियों को और जवानों को, बुढ़ों को समझाएं कि हमारी कितनी बलिदान हमारी औरतों ने किया है, और घर में बैठ के किया है, ये नहीं कि बाहर निकले हैं। तो हमें चाहिए कि we should struggle, whatever is happening nowadays, we have to struggle for that. We have to struggle to get our freedom. हमारा freedom कहाँ से है? हमें freedom घर में भी नहीं मिलता है, अक्सरियत, not all, अक्सरियत घरों में नहीं मिलती है औरतों को, और बाहर तो छोड़िए, बाहर तो हालात बुरे हैं, सब लोग कह रहे हैं हालात बुरे हैं। हमें अपने घरों से शुरू करना चाहिए। और हमारी एक बात जो आखिरी में कहूंगी, वो जरूरी है कि हम लोग सिर्फ प्लीज ये तकरीरें न करें, बल्कि करें तो उसके पर अमल करने की कोशिश करें। अगर मैं कोई बात कह रही हूँ तो आई शुड रिलाई ऑन इट, आई शुड प्ले ऑन इट, आई शुड बी वन ऑफ इट। हमें उसमें बिल्कुल जान और दिल लगा के काम करना है। ये विम्स के में लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, खास करके हमारी छोटी बहन हमारी यास्मीन इस्लाम, वो उन्होंने पता नहीं मुझे क्या समझ के दिया है, और खास करके हमारी जो ये बहन मुस्कुराते हुए बैठी हुई है यास्मीन, इन्होंने मेरा नाम दे दिया, लेकिन एक्चुअली जाहिर है महरून निशा को तो ना भूलूं, मार डालेगी। और मैं चाह रही थी कि हम, आई मीन एक्चुअली we need our freedom from home itself. If we get it from home, then we can do it outside also. मेरा कहने का पता नहीं कहाँ तक सही हो, लेकिन
मैंने उसका तजुर्बा किया है। हमारी फ्रीडम हमें जो बाहर के लोगों ने उसके उस औरत की फ्रीडम को खत्म किया है, वो उसको दोबारा करना पड़ेगा। देखिए लोगों ने खत्म किया, वो लोगों ने सालों मेहनत की, हमने तो मेहनत ही नहीं की। हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। अब उठे हैं, अब आके उठे हैं। हमें उठने में मेरा ख्याल है जिसे कहते हैं ना जुमा जुमा 8 रोज, तो वो हम लोग अब उठे हैं। तो अब हमारी जो आगे के जो लोग हैं उनको हमारे जरिए से, हमारे घरों से तालीम देनी होगी कि फ्रीडम है क्या चीज। Not only freedom of the country, but the freedom of women and freedom of all the people who are living in it. They have to have some freedom to understand what is freedom. अब मैं इसी में खत्म करती हूँ कि I thank everyone, और मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तान में पैदा हुई और हिंदुस्तान की रहूंगी इंशाल्लाह। लेकिन एक बात और एक वाकया, हाँ इससे पहले कि मैं भूल जाए, एक वाकया मैं बताती हूँ पैट्रियटिज्म के सिलसिले में। पैट्रियटिज्म हर एक ये कहता है कि वी हैव टू बी पैट्रियट। वो क्या है वो मुझे अब आके पता चला। एक वाकया, हमारे वालिद इंडियन एम्बेसी बगदाद में थे और अरबी मुझे बहुत अच्छी आती थी। एक अरब लड़की हमारे पास से गुजरी, कुछ अच्छा ड्रेस मैंने पहन रखा था और हमारे वालिद ने भी पहन रखा था। तो उसने अरबी में कहा, वहाँ तो हिंदुस्तान में तो भूखे मर रहे हैं और यहाँ देखो अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। उस लड़की को वो क्रॉस कर गई थी, उसको वहां से खींच के मैं लेके आई पीछे से, और मैंने अरबी में उससे कहा कि देख तेरे कंट्री से नहीं खा रही हूँ मैं अपने कंट्री से खा रही हूँ। तो ये होता है, ये कि पैट्रियटिज्म कहाँ से आया? ये मेरे वालिद की तरफ से आया। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि हम घरों में अपने बच्चों को पैट्रियटिज्म दिखाएं और औरतों की जो एहतराम है, जो रिस्पेक्ट है, वो हम अपने बच्चों को सिखाएं, ताकि वहीं से इंशाल्लाह हम लोग निकलेंगे और हमारी फ्रीडम हमको मिलेगी। और इंशाल्लाह मिलेगी, जरूर मिलेगी, देर से ही इंशाल्लाह जरूर मिलेगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जज़ाकल्लाह ममदूहा आंटी। बिल्कुल ममदूहा आंटी ने सही कहा कि जो चेंज है वो अपने ही घर से शुरू होता है और हमें अपने ही घर से शुरू करना है। हमें अपने बच्चों में इम्बाइब करना है पेट्रियोटिज्म को, उन्हें फ्रीडम का मतलब समझाना है, जो शायद हम इन कुछ जनरेशन्स में, सालों में हम लोग भूल गए ये करना। और शायद उसी का रिजल्ट है कि आज जो हम बाहर जो माहौल की जो हम कंप्लेन करते हैं, हमारे पास फ्रीडम नहीं है, हमारे राइट्स को, हमारी जो राइट्स इंश्राइंड है वो हमें नहीं मिले, तो शायद इसी वजह से नहीं मिले। और फिर जो नेगेटिव फोर्सेस जो हर सोसाइटी में होते हैं, उन्होंने इस चीज का फायदा भी उठाया और बहुत अच्छे से अपने जो उनकी बिलीफ थी उस पर वर्क करके, उस पर मेहनत करके हमारे राइट्स धीरे धीरे हमसे छीन लिए। और वही प्रोसेस चल रहा है, बट इट इज नेवर टू लेट। आज भी अगर हम शुरू होते हैं वुमेन इंडिया जैसे, वुमेन इंडिया मूवमेंट के जैसे प्लेटफॉर्म से खड़े होते हैं और अपनी आवाज उठाते हैं और एक साथ एक दूसरे के साथ खड़े होकर हर एक इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो इंशाल्लाह हम लोग उस चीज को वापस रिगेन कर लेंगे, उस फ्रीडम को और उस सिक्योरिटी को इंशाल्लाह। आंटी मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगी, आप अगर यहाँ पर हैं तो एज आपके साथ एक पॉजिटिव फैक्टर है। आपकी एज के साथ जुड़े हुए इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं जिनसे आप हमें इतनी इंस्पिरेशनल बातें बताती हैं, वही है जो हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और मोटिवेशन बनता है। और यही वजह है कि आपको वुमेन इंडिया मूवमेंट में रखा गया है और हमेशा से ही हमेशा रखा जाएगा इंशाल्लाह। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी नेक्स्ट स्पीकर को, दैट इज मिसेस सादिया सईदा, Professor Sadia Saida. We have all heard about her. We must have all heard somewhere or the other. Must have seen her interviews. She is very popular on the social media and a very, very active lady. Over to Mrs. Sadia Saida. Assalamu alaikum and a very good evening
to all my respected women sitting here, listening us, and they all are here for the part of today's webinar on the occasion of completion of 75th year of independence. So मैं बहुत ही दिल से आप सबको और हिंदुस्तान की तमाम जनता को, चाहे वो हमें सुन रही हो या ना सुन रही हो, 75वें अपने इंडिपेंडेंस की दिली मुबारकबाद देना चाहूंगी। मैं अपनी बात शुरू करूंगी। सबसे पहले तो मैं हमारी प्रेसिडेंट यहाँ बैठी हैं यास्मीन मैम, और उसके अलावा हमारी दो बहुत सीनियर यहाँ पे बैठी हुई हैं, मेहरुन्निसा मैम और यास्मीन फारूक मैम, जो मेरे लिए रोल मॉडल भी हैं। और इसके अलावा हमारी बहुत सी यंग लेडीज भी यहाँ पे मौजूद हैं वुमेन इंडिया मूवमेंट की। सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और सलाम। हम आज की अपनी बात शुरू करेंगे कंडोलेंस देते हुए और सैल्यूट करते हुए उन तमाम लोगों को जो इंडिपेंडेंस के बाद से शहीद हो गए, किसी न किसी कम्युनल राइट्स में, रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर, कभी पॉवर्टी के नाम पर, या मैं ये कहना चाहूंगी कि वो सारे लोग जो आज इनोसेंट हैं, पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट हैं और फेयर जर्नलिस्ट हैं और बिहाइंड दी बार्स हैं। तो हमारी आज की विम की ये वेबिनार हम उनको डेडिकेट करते हैं, उन तमाम लोगों को जिनके सैक्रिफाइसेस ने आज इस आजादी को कायम रखा है। यूं तो आजादी के लिए लड़ने वाली बहुत सारी औरतें हैं जिनकी अगर हम नाम पेश करना चाहें तो वक्त कम पड़ जाएगा। उसमें से कुछ खास नाम जो मेरी फेवरेट हैं, जैसे बेगम हजरत महल, आबिदा बानो बेगम, बीबी अमातुस सलाम, हाजरा बेगम, ये वो औरतें रही हैं जिन्होंने मर्दों को पछाड़ दिया जब बात आई इनकी इज्जत की, जब बात आई इन पे कब्जा करने की। इन्होंने किस तरह हिंदुस्तान के अलग अलग मुल्कों में कुर्बानियां, अलग अलग मुल्क के हिस्सों में सिर्फ कुर्बानियां नहीं दी, बल्कि किस तरह अंग्रेजों से ये लड़ी और इन्होंने ये साबित कर दिया कि जो मर्द इनसे लड़ने आए थे उनको पैदा करने वाली वो औरतें ही हैं। बहरहाल, तो अब हम शुरू करते हैं। देखें, ये फ्रीडम मूवमेंट जब गांधी जी ने शुरू करी तो इसमें एक खास मूवमेंट जिसका आमतौर से कभी जिक्र आता है और कभी नहीं भी आता है, मैं उसे यहाँ स्पेशली बताना चाहूंगी। वुमेन्स मूवमेंट कही जाती है। उस वुमेन्स मूवमेंट में औरतों ने अपनी ज्वेलरी, अपने सेविंग्स और यहाँ तक कि अपने घर का जो भी सामान था बेच के गांधी जी को पैसा लाके चैरिटी में दिया और ये कहा कि हमसे ये ले लीजिए और हमें इसके बदले अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए आजादी दे दीजिए। औरतों का ये हिस्सा हम नहीं भूल सकते, औरतों की ये कुर्बानी हम नहीं भूल सकते। बगैर औरतों की मूवमेंट के फ्रीडम मूवमेंट हिंदुस्तान की कंप्लीट होती ही नहीं है। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारी फ्रीडम मूवमेंट का। बहरहाल, अब उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरीके से आजाद होने के बाद औरतों ने बड़ी एक्टिवली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट किया। वो प्राइम मिनिस्टर हुई, इस मुल्क की प्रेसिडेंट हुई, वो इस मुल्क की चीफ मिनिस्टर बनी, वो इस मुल्क की यूनियन मिनिस्टर हुई, वो इस मुल्क की फॉरेन मिनिस्टर हुई, यहाँ तक कि इस मुल्क की डिफेंस मिनिस्टर भी रही। आज की प्रेजेंट सीतारमन जो इस मुल्क का बजट संभालती हैं, वो ये बताती हैं कि लोग आज कितना खाएंगे और कितना नहीं खाएंगे। यानी कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो आज इस प्रोफाइल से पहले इस मुल्क का डिफेंस मिनिस्ट्री का प्रोफाइल रखती थी। अभी हम गवर्नमेंट, फैसिस्ट गवर्नमेंट की बात नहीं करेंगे। एज ए वुमेन ये हमारे लिए एक फख्र की बात है कि ये दम औरतें रखती हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरा पहलू जो बहुत अफसोसनाक है वो क्या है कि इस मुल्क में आज भी औरतें जिंदा जलाई जाती हैं डोमेस्टिक वायलेंस में। चंद घर का सामान ना लाने की वजह से वो जला दी जाती हैं, मार दी जाती हैं। बेटियां पैदा करने, अरे म्यूट में जब से इस तरह से पंजाब की हमारी एक बहन
उन्होंने सुसाइड किया कि उनकी 2 बेटियां थी और उनके ऊपर बहुत ज्यादा हरासमेंट था, उनके शौहर की तरफ से टॉर्चर होता था। 8 साल उसको मारा गया और उसके बाद फिर उसने जो है न्यूयॉर्क में सुसाइड कर लिया और फिर उसकी डेड बॉडी पंजाब लाई गई। देखिए, जब हम बात औरत की करते हैं तो औरत वो है जो एक नस्ल को पैदा करती है। गांधी जी का एक कोट यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि मैन कैन नेवर बी अ वुमेन्स इक्वल in the spirit of selfless service which has endured her। मतलब गांधी जी ने ये माना है कि मर्द जो है वो औरत के बराबर हरगिज नहीं हो सकता। जब हम बात करते हैं कि किस तरह औरतें सेल्फलेस सर्विस देती हैं, रात में अपने औलाद के लिए जागना हो, या शौहर के पीछे उसके घर की हिफाजत करना हो, या एक नस्ल को पैदा करके उसको नरिश करना हो, ये कमाल सिर्फ एक औरत का है। अगर हम हिंदुस्तान में औरतों का हिस्सा देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें ये भी फरामोश नहीं करना चाहिए कि इस्लाम ने औरत की क्या हैसियत बताई। अगर एक मर्द 2 या 3 बेटियों को अच्छे तरीके से पालकर उनकी शादियां कर देता है तो आप ससम ने कहा कि वो मर्द मेरे साथ इस तरह बराबर हो गया जैसी मेरी 2 उंगलियां, यानी लड़की का ये रुतबा है। उसके बाद बहैसियत माँ कि वो किस तरह दर्द उठाकर एक नस्ल पैदा भी करती है और परवान चढ़ाती है कि बदले में अल्लाह ताला ने माँ के कदमों में जन्नत डाल दी। हमारे पास हमारे इस्लाम में औरत की इज्जत, औरत का मर्तबा, औरत को एक खुशबू कहा गया, औरत को एक फूल की मानिंद बताया गया, बहुत है। तो मैं समझती हूँ कि औरतों की कुर्बानियां हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। औरत के बगैर तो मुआशरा कंप्लीट नहीं है। जैसा कि अल्लामा इकबाल ने एक बहुत खूबसूरत शेर बोला कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, रंग इसी के साथ से है जिंदगी का सोजे दरू। यानी इस दुनिया में अगर कलर है तो बिकॉज ऑफ वुमेन, और औरत के वजूद से ही सारे दूसरे क्रिएचर्स हैं। जाहिर सी बात है वो बर्थ देती है और वो नस्लों को परवान चढ़ाती है। अगर आज औरतें ना हो तो शायद दुनिया में जिसे कहते हैं कि मखलूक पैदा होना ही बंद हो जाए। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने भी एक बड़ा औरत को रुतबा दिया है। यहाँ पे मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उन्हें जन्नत में छोड़ दिया तो आदम अलैहिस्सलाम बहुत बुझे बुझे रहते थे। तो अल्लाह ताला ने पूछा कि भाई मैंने तुम्हें जन्नत में रखा है, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला मैं बोर होता हूँ, मेरा कोई साथी नहीं है। तब अल्लाह ताला ने हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। औरत आज से नहीं, उस दिन से जब से दुनिया ये वजूद में आई, वो हमेशा एक साथी के रूप में देखी गई, वो हमेशा एक कंपेनियन के रूप में देखी गई। आज भी आप देखिए कि औरत फैमिली का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है कि औरत ना हो तो उसको उस घर को घर नहीं कहा जाता। मर्द के बगैर एक घर घर हो सकता है लेकिन औरत के बगैर एक घर घर नहीं होता। औरत के बगैर रोटी रोटी नहीं होती, औरत के बगैर बच्चे बच्चे नहीं होते। बहरहाल तो हम इस पे जितनी भी बात करें कम है, मगर आज के वक्त में जिस तरह हम देख रहे हैं कि बहुत अफसोस की बात है। अभी मैंने कुछ दिन पहले 75th ऑफ इंडिपेंडेंस पर एक पोयम लिखी। मैं पूरी पोयम नहीं पढ़ूंगी, काफी लंबी है, मगर वो पोयम मैंने क्यों लिखी, मेरे जहन में क्या बात आई कि मैं सड़क के किनारे जा रही थी, मैंने एक प्रेग्नेंट औरत को देखा, मजदूर औरत, लेबर, जो प्रेग्नेंट थी, एक बच्चा उसकी टांग पे चिपका हुआ था और वो ईंटें उठा रही। तो मैंने उस पे कुछ इस तरह से लिखा है, मैं चाहूंगी कि आप लोग इस तरफ तवज्जो दें। When a woman labor with the baby in her womb, load bricks on her own, this Amrit is for whom country can be free but people are slaves। आज भी ये वो मुल्क है जहां पे औरत पेट में बच्चा रख के अपने कंधों पे ईंटें उठाती है। आज भी इस मुल्क में ह्यूमन रिसोर्स 50% औरतें हैं, चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर में हो, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे रोड साइड रिक्शा खींचने वाली हो, या चाहे वो ईंटें उठाने वाली हो हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पे एज ए लेबर, या वो खेतों में किसानी करने वाली। तो हम देख सकते हैं औरत का कंट्रीब्यूशन हम किसी तरह मेजर कर ही नहीं सकते, नामुमकिन है। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है कि जब औरत आपके शाना बशाना फ्रीडम मूवमेंट से लेकर इस मुल्क के रिसोर्स होने तक
पार्लियामेंट से लेकर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट होने तक आपका साथ देती है, तो फिर वो क्या वजह है कि एक हिजाब के ऊपर औरतों से और लड़कियों से कहा जाता है कि तुम अपनी तालीम मुनक़ता कर दो, कि तुम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का हिस्सा नहीं हो सकती, सिर्फ इस वजह से कि वो 1 मीटर या आधा मीटर कपड़े से अपना सर ढकती है? वो क्या रीजन है कि नन्स को रेप कर दिया जाता है? वो क्या रीजन है कि 3 साल की बच्ची से लेके 70 साल की औरत हिंदुस्तान में महफूज नहीं और असमत रेजी का शिकार होती है? मेरा ये सवाल है आज हिंदुस्तान की जनता से भी और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से भी कि क्या अपने दिल पे आप हाथ रख के कहेंगे कि हाँ, आज हम वाकई में आजाद हैं? मुल्क आजाद है, हम आजाद अभी भी नहीं। और आजादी कंप्लीट उस वक्त तक नहीं होगी जब तक औरत को बराबरी का हक और हिस्सा नहीं दिया जाता। हमें यहाँ पर जब हम बात करते हैं हक और हिस्से की, तो उससे मुराद हमारा कोई मॉनेटरी गेन हरगिज नहीं। हमने नहीं कहा कि जेवर, कपड़ा, लग्जरी, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें चाहिए बराबरी की इज्जत, डिग्निटी की जिंदगी, और जब हम सड़कों पे चले तो हिफाजत। हमें डोमेस्टिक वायलेंस के नाम पे जलाया न जाए, जहेज के नाम पे हमारे टुकड़े न किए जाएं, चंद बर्तन और चंद मामूली सामान के लिए हमें टॉर्चर न किया जाए, बेटी पैदा करने के लिए हमको जला न दिया जाए और मार न दिया जाए और कत्ल न कर दिया जाए। बस हमारी ये डिमांड है। और मेरा ये मानना है कि अगर किसी मुल्क में औरत महफूज है, उसे तहफ़्फ़ुज़ मुहैया किया जाता है, तो सही मानों में वो मुल्क आजाद है और हमें उस आजादी का जश्न मनाना चाहिए। उस वक्त तक, जब तक कि हमारी जो मैंने अपने जज्बात यहाँ पेश किए कि जिस तरह से कि एक आज भी औरत अगर पेट में बच्चा रख के मजबूर है कि वो 4 ईंटें भी कंधों पे उठाती है अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए, ऐसी आजादी को मैं आजादी नहीं मानती। तो बहरहाल वुमेन इंडिया मूवमेंट एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक आवाज है। ये जब हम बात करते हैं कि वुमेन इंडिया मूवमेंट यानी हिंदुस्तान की औरतों की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो शायद औरतों के मसलों पे बिलबिला उठती है। हमारा कलेजा छन्नी होता है जब हम सुनते हैं कि किसी बच्ची को रेप करके बुरी तरीके से ब्रूचली मर्डर किया गया है, जब हम सुनते हैं कि वायलेंस के नाम पे औरतों को जला दिया गया है, या और भी बहुत तरीके के हम देखते हैं कि क्राइम्स हमारी सोसाइटी में होते रहते हैं। और कई बार हमने देखा कि ऐसे क्राइम्स पर प्रॉपर एक्शन नहीं लिया जाता है। हम किसी की जिंदगी तो वापस नहीं कर सकते, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसे कानून बनाए जाए कि जो जुल्म हुआ या जो क्रुएल्टी हुई, जो बारबरिज्म हुआ, वो वापस दोहराया न जाए। आप देखिए हाथरस का एक केस हुआ था, ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं जिसमें कि उस बच्ची को रेप करने के बाद वो बीजेपी के एक नेता थे जिन्होंने बच्ची को रेप किया। रेप करने के बाद उसको मारा गया। मारने के बाद जब उसके घर वालों ने आवाज उठाई तो उसके बाप और उसके भाई को जेल में बंद करके इतना पीटा गया कि वो भी खत्म हो गए। और जिस दिन उसके चचा और बाकी के घर वाले कार में बैठकर कोर्ट जा रहे थे फैसले की सुनवाई के लिए, तो उसकी कार को भी बॉम्ब से उड़ा दिया गया। क्या ये आजादी है? क्या हम इस आजादी का जश्न मनाएं? हरगिज नहीं। मैं इस जश्न को और इस आजादी को नहीं मानती जब तक कि औरत को पूरा तहफ़्फ़ुज़ ना दिया जाए, औरत को उसके हुकूक ना दिए जाए, क्योंकि हमारा कंट्रीब्यूशन है, हमारा खून शामिल है उस आजादी में। वो तमाम नाम जो आज इंडिया गेट पे लिखे हैं जिन्होंने कुर्बानी दी, वो एक औरत से ही पैदा होने वाले नाम हैं। वो कलेजा, वो जिगरा इस औरत का ही दिया हुआ है कि जो आए और अपनी मिट्टी और अपनी देश की खातिर लड़के और अपनी जानें देकर चले। अगर हम बात करें जालियानवाला बाग की, तो कितनी औरतें थीं जो असमत रेजी के डर से कुओं में अपने बच्चों को लेके कूद गई, हम जरा याद करें। तो बहरहाल मैं बात को मुख्तसर रखूंगी क्योंकि हमारे पास और भी अभी बहुत सारे स्पीकर्स हैं। हमने अच्छे स्पीकर्स को सुना और अल्हम्दुलिल्लाह हम और अच्छे स्पीकर्स को सुनेंगे। एक फख्र जो यहाँ पे महसूस होता है बात करते वक्त वो ये कि ये है एक प्लेटफॉर्म जो आज मौका देता है कि एक औरत आए, अपने जज्बात रखे, अपनी बात करे। और हम वो औरतें अल्हम्दुलिल्लाह कि जिनको अल्लाह ने ये मौका दिया कि हम दूसरी औरतों के लिए आवाज उठा सकें, ज्यादती, जुल्म, बेईमानी, क्रुएल्टी, बारबरिज्म के खिलाफ हम अपनी आवाज बुलंद भी करें और उनके लिए हम कुछ काम कर सकें। हमें फख्र महसूस होता है कि अल्लाह ने हमें इस काम के लिए चुना। मैं अपने विम के प्लेटफॉर्म से औरतों को ये मैसेज देना चाहूंगी कि इस प्लेटफॉर्म से ज्यादा जुड़िए और कोशिश कीजिए अपने लिए आप फाइट करें फॉर डिग्निफाइड सर्वाइवल।
लड़ना बेहद जरूरी है। लड़ने के लिए अवेयरनेस की जरूरत है, अवेयरनेस के लिए एजुकेशन चाहिए। हम जानते हैं आज की फैसिस्ट गवर्नमेंट ने किस तरह, खासतौर से कर्नाटका में आपने देखा, हिजाब के नाम पे जिस तरह से हमारी मुस्लिम बच्चियों को हरास किया गया। 20,000 बच्चियां अपने एग्जाम्स में नहीं बैठ पाई, सीईटी का जो इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है नहीं दे पाई, उनका साल बर्बाद हो गया। और स्टिल माय गर्ल्स आर फाइटिंग इन द सुप्रीम कोर्ट, स्टिल दे आर फाइटिंग। There is no justice. Now we can say that we should appreciate and we will celebrate the 75th of independence. No, this independence is not our independence. Till each and every woman in the community of India and on the land of India will not get safety, हम इस आजादी को कंप्लीट नहीं मानते। तो बहरहाल हमारा कंट्रीब्यूशन यहाँ लास्ट में एक चीज मैं बोलती चलूंगी कि पॉलिटिक्स में औरतों का कंट्रीब्यूशन हम सब जानते हैं, मुझे गिनवाने की जरूरत नहीं। एज ए सोशल एक्टिविस्ट हम जानते हैं कि आज भी कितनी ऐसी हैं जो जेलों में बिहाइंड द बार्स हैं। हम डेडिकेट करते हैं आज का वेबिनार उनको भी। इसके अलावा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हमने देखा कितनी औरतें हैं जो इस कंट्री के लिए लॉरेल्स लेकर आती हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर मुल्क को इज्जत दिलाई है, उनकी इज्जत अफजाई करी है। आप देखिए अभी एक हमारी मुस्लिम औरत जिन्होंने कॉमनवेल्थ में एक मेडल लिया, तो जब उनको तिरंगा उन्होंने ओढ़ा तो उनके आंसू नहीं रुक रहे थे, और उनके आंसू देख के हमारे आंसू नहीं रुक रहे थे। ये है औरत जो मुल्क के लिए लॉरल लाती है, एक पूरी जनरेशन को पैदा करती है, उसको नरिश करती है, फ्रीडम मूवमेंट का हिस्सा भी बनती है। ये वही औरत है जो ईंट भी उठाती है और जो अपने घरों में रोटी भी पकाती है। मैं सैल्यूट करती हूँ इस मुल्क की और दुनिया की सारी औरतों को आज इस मौके पर, और मैं चाहती हूँ कि विम के इस मंच से हम आवाज लगाएं कि औरतें हमारे साथ शामिल हों और अपने लिए, अपने हुकूक के लिए लड़ें। लड़ना मैं समझती हूँ हमारे लिए इबादत की तरह, इट्स लाइक अ वर्शिप, क्योंकि सही को सही कहना, गलत को गलत कहना ये हमारे रिलीजन का भी हिस्सा है। तो बहरहाल मैं अपनी बात को यहाँ पे खत्म करूंगी। और एक औरत को डिग्रेड करना, एक औरत का खुदा न खास्ता असमत रेजी या रेप होना, ये वो एक औरत नहीं होती है। उसके साथ कई औरतें हैं जो डिग्रेड हो जाती हैं, जो बगैर असमत रेजी के ही बेइज्जत हो जाती हैं। तो हमारे लिए एक अच्छा मौका है, आज अवेयरनेस भी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम बात करते हैं, और अल्लाह हमें इसी तरह ताकत दे और हम बात करते रहें। विम की तरफ से औरतों के लिए मैसेज और विम के जो प्लेटफॉर्म है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी जो यहाँ सीनियर्स बैठी हुई हैं उनको एक बार फिर से मैं ग्रेटफुल हूँ, हमारे लिए इस तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया। शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू सादिया मैम। सादिया मैम ने बहुत अच्छी तरह से, बहुत सिंपल से अल्फाजों में हमें बताया कि आज भी जो फ्रीडम है वो इनकम्प्लीट है, स्पेशली औरतों के लिए। बहुत खूबसूरती से और बहुत सिंपल अल्फाज में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसको रिलेट कर दिया कि फ्रीडम जो है तब तक अचीव नहीं होगा जब तक कि हम सिक्योरिटी सारी औरतों के लिए इंश्योर नहीं कर लेते। थैंक यू वंस अगेन। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मेहरुनिसा आंटी, Mrs. Mehrunisa Khan, another very senior Women India Movement leader and ex-president of WIM, to share a few words with us. Mehrunisa Aunty. Yes, Mehrunisa आंटी। हेलो जी आंटी, आंटी आपकी आवाज सुनाई दे रही है, प्लीज यू कैन स्टार्ट विद योर्स। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हमारी जितनी भी पार्टिसिपेंट ने जो अपने ख्यालात का इजहार किया वो बहुत खूब किया अपने अपने हिसाब से। आज का ये दिन जब हम हिंदुस्तान की आज़ादी का 75वां साल मना रहे हैं,
दिल में एक सवाल उठता है कि क्या हम वाकई आजाद हैं या खाली आजादी का ढिंडोरा पीट रहे हैं? ये आजादी हमें कितनी कुर्बानियों के बाद मिली? कैन यू हियर मी अफशा? हेलो जी आंटी, you're audible. Everyone can hear you. वीडियो काम नहीं कर रहा है इसलिए। तो क्या वाकई हम आजाद हैं? कितनी कुर्बानियों के बाद, लाखों इंसानों की जाने के बाद, इतनी तबाही के बाद हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां दी, अपनी प्रॉपर्टीज बेची, अपना जेवरात औरतों ने दे दिया। औरतों ने कुर्बानियां जो ऐसी ऐसी दी हैं जो मंजर आम पर नहीं आई, लेकिन उन्होंने घर में बैठ के अपने जवान बच्चों को भेज दिया आगे, मुजाहिद बना के भेज दिया आगे। तो औरत की कुर्बानी तो हमेशा से रही है, अज़ल से रही है और हमेशा रहेगी। वो हिंदुस्तान जो कि जंजीरों में जकड़ा हुआ था, गुलामी की जंजीरों में, उसको आजाद कराने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जब एक हो गए और सब हिंदुस्तानी बन गए, इतनी बड़ी ताकत को निकाल के फेंक दिया। और वो जो हमारे बुजुर्गों ने जो हमें विरासत में जो ये खुली फिजा में हमें जीने के लिए एक फ्रीडम को दिया है, आज उसका मैं तो कहती हूँ जनाजा निकल गया है। हर तरफ मारामारी है, औरत सेफ नहीं है, ना बच्चियां सेफ है, ना बूढ़ी सेफ है। कोई औरत नाम की चीज, चाहे वो बच्ची है, चाहे वो जवान है, चाहे अधेड़ है, चाहे उम्र है, वो यहाँ पर सिक्योर्ड नहीं है। औरत बिल्कुल उसको तहफ्फुज नहीं है, वो घर से निकलने में डरती है। जितनी देखिए आपके जो 85% जो हमारे यहाँ की आबादी, जिसमें माइनॉरिटीज, दलित और आदिवासी ये सब आते हैं, उनका बेड़ा गर्क करके रख दिया। इस वक्त हर तरफ भूखमरी है, आसमान को छू रही है महंगाई, लोग रोटी नहीं खा पा रहे हैं। और आपको सब मालूम है कि जो भी कुछ यहाँ हो रहा है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें कोई हमारी मदद के लिए नहीं आएगा, हम अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। हमें, जैसा कि हमारे स्पीकर्स ने कहा, ममदूह बाजी ने कहा, कि अपने घरों से शुरू करना है, अपने बच्चों की तरबियत देना है, हिस्ट्री बताना है। हमारी बच्चों को हिस्ट्री नहीं मालूम, उनको ये बताना है कि ये आजादी हमने कैसे हासिल करी। उनमें अब एक अवेयरनेस पैदा करना है, उनको अच्छी तरबियत देना है, तब जाके हम सबर पाएंगे। हम अपना, जब हमें प्यास लगती है तो हम खुद जाते हैं और जाके जहां भी जो कंटेनर होता है उसमें पानी लेके आते हैं। पानी हमारे पास नहीं आता। हमें ये चाहिए कि हम खुद कफील बन जाएं, अपने घर को देखें, अपने आस पड़ोस को देखें। विमेन इंडिया मूवमेंट का मकसद ही यही है, एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, चाहे वो सोशली है, चाहे एजुकेशनली है, ये हर तरीके से उसको एम्पावर करना। और एक तालीम में वो एक परचम है जिसको हासिल करके औरत में एक शऊर जागता है, उसमें एक हिम्मत आती है, उसके अंदर एक कुव्वत आती है, एक ताकत आती है, अपने लिए आवाज उठाने की भी आती है, दूसरों के लिए भी आवाज उठाती है। तो विमेन इंडिया मूवमेंट अल्लाह के करम से, और हमारी जितनी भी जो बच्चियां जो काम कर रही हैं, बहुत जज्बे से फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही हैं वो, और औरतों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ रही हैं और उनकी हिम्मत अफजाई कर रही हैं। और वुमेन इंडिया मूवमेंट के लिए मैं ये दुआ करती हूँ कि हमारे जो बच्चे जो काम कर रहे हैं, ग्रास रूट लेवल पे हमारा ज्यादा काम है, वही जरूरत है, विमेन की वही जरूरत है, उन औरतों को ही वो करना है। ये जो सिनेरियो हमारे मुल्क में इस वक्त है, एजुकेशन, हर चीज का प्राइवेटाइजेशन हो गया, जो बर्बादी अंग्रेजों के जमाने में हिंदुस्तान की नहीं हुई थी, जो आज हो रही है। आज हिंदुस्तान सर उठाने के लायक नहीं रहा है। अपना ढोल अपने आप बजा लो कि हम डिजिटल इंडिया बन गए, ये बन गए, वो बन गए, लेकिन हकीकत क्या है ये अंदर झांक के देखिए। इसलिए हमें जरूरत है मुत्तहिद होने की, लोगों को जागरूक करने की, लोगों के अंदर हिम्मत दिलाने की, उनमें ये करने की कि हम किसी से नहीं डरते हैं। जिसने हमें पैदा किया है हम उससे डरते हैं और कुछ नहीं। हम दूसरों की लड़ रहे हैं। आज मैं आवाज उठा रही हूँ अपने पड़ोस के लिए, तो कल मैं किसी मुसीबत में होंगी तो मेरे पड़ोसी मेरे पास आएंगे। तो जरूरत इस वक्त इस चीज की है, लोगों में अवेयरनेस पैदा करने की, हिस्ट्री बताना है कि हमारे बुजुर्गों ने हमें क्या धरोहर दी थी और हम इस वक्त क्या कर रहे हैं। हमारी जो जनरेशन हमारे बाद हैं,
वो हमें कोसेंगी, वो हमें गालियां देंगी कि हमने विरासत में उनको क्या दिया, भुखमरी, जहालत, औरतों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं। तो इसलिए हमें भी, जो हमारे बुजुर्गों ने हमें आजाद हिंदुस्तान दिया, तो हमें भी अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए मैदान में आके आवाज उठाना है और जगह जगह जाके औरतों में अवेयरनेस पैदा करने। औरत को अल्लाह ताला ने बहुत कुव्वत अता करी है, इसीलिए परवरदिगार ने हमारे उसके पैर के नीचे जन्नत दी है कि वो एक घर संभालती है, वो बच्चे पैदा करती है, उनकी परवरिश करती है, और जो पढ़ी लिखी हैं वो जॉब्स करती हैं, और जो हुनरमंद हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन अल्लाह ने उन्हें हुनर से नवाजा है, उनमें सलाहियत है, वो भी कमा रही हैं और अपने घरों को चला रही हैं। तो आज का दिन, ये आजादी के दिन 75वां साल हम मना रहे हैं, तो हमें कमजोरियों को देखते हुए उन पे अपनी पूरी जान लगा देना है। एजुकेशन के लिए घर घर से बच्चियों को निकाल के एजुकेशन की तरफ उनको मोड़ना है और उनको अच्छी तरबियत देना है। हमारे नौजवान भटक रहे हैं, उनको अच्छी तरबियत देना है। और हम अपने भाइयों को साथ लेके ये कहेंगे कि भाई आप जो है बाहर जाते हैं, देखिए कि बच्चा कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है। लड़कियां हमारे पास रहती हैं, लेकिन हमने उनको मोबाइल हाथ में देके उनको आजाद छोड़ दिया कि जो दिल चाहे वो करो। उनको, जैसे कि हमारे बचपन गुजरे हैं कि हमें हमारी वालिदैन, हमारी दादी, हमारी नानी बैठ के सुनाया करती थी सच की कहानी, झूठ का अंजाम, ये चीजें सब खत्म हो चुकी हैं। ये माना कि दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन बहुत से तरीके आज की दुनिया के अंदर हैं कि हम अपने बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं, उनको ये अहमियत बता सकते हैं कि हमारा हिंदुस्तान कितना खूबसूरत हिंदुस्तान है। कि ये जो सोने की चिड़िया, जैसे कि हमारे एक वक्ता ने कहा कि सोने की चिड़िया, वो सोने की चिड़िया अब उड़ गई, उसको वापस पकड़ के लाना है। यहाँ पर हिंदुस्तान खूबसूरत जब बनेगा कि यहाँ पर हर चीज के लिए जो हम इस वक्त तरस रहे हैं, महंगाई सब तो छू रही है, ये मुट्ठी भर लोग जो हैं ये दादागिरी कर रहे हैं क्योंकि हम खामोश हैं, हम अपने अपने दायरों में बैठे हुए हैं, हम बोलते नहीं हैं, हम बाहर नहीं आते हैं, इसी वजह से ये लोग सर चढ़ रहे हैं। लेकिन हमें बहुत सुकून से, बहुत प्यार से इन कमियों को अब दूर करना है, लोगों में अवेयरनेस पैदा करना है। और विमेन इंडिया मूवमेंट जो है वो औरतों के लिए खड़ी हुई है, औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी हुई है, औरतों के एम्पावरमेंट के लिए खड़ी हुई है। तो मैं तो ये समझती हूँ कि ये वो खूबसूरत हिंदुस्तान के जिसमें गंगा जमनी तहजीब था, आज हिंदू मुसलमान, हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर करके इसको तबाह कर दिया गया है। जो असल चीजें हैं, असल मुद्दे हैं, उनको दरकिनार करके बस एक पकड़ लिया है, एक डोर पकड़ ली है कि ये आपस में हिंदू मुसलमान करो। अब आप देखिए, अगर आपको हिंदुस्तान को बचाना है और अपने को यहाँ पर बरकरार रखना है, तो मैं कहती हूँ कि आप सब मुत्तहिद हो जाइए और सब अपने घरों से निकल के पड़ोस में देखिए क्या हो रहा है, मोहल्ले में देखिए कि क्या हो रहा है। हर एक के लिए हमें आवाज उठाना है। मैं समझती हूँ वुमेन इंडिया मूवमेंट में जितने जो हमारे मेंबरान हैं वो काबिल हैं, उनमें जज्बा है, और उनके पीछे इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी भीड़ आएगी और एक विमेन इंडिया मूवमेंट का हिंदुस्तान के अंदर एक नाम होगा। हर शहर में, हर गांव के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर विमेन इंडिया की टीमें होंगी जो कि इंसानियत के लिए काम करेंगी, जो कि मोहब्बत के लिए काम करेंगी, जो अवेयरनेस का काम करेंगी, जो हेल्थ के लिए काम करेंगी, जो एजुकेशन के लिए काम करेंगी। मैं समझती हूँ आज का दिन हमारे लिए मसले रहा है कि हम इस हिंदुस्तान, खूबसूरत हिंदुस्तान की आजादी को कायम रखें और तो जो कुर्बानियां हमारे बुजुर्गों ने दी हैं उनको अपने बच्चों को बताएं कि किस तरीके से हमने ये कितनी कुर्बानियों के बाद हिंदुस्तान को आजाद कराया था। आज हिंदुस्तान उस वक्त से ज्यादा बदतर हालत के अंदर है। तो मेरी दुआ यही है कि अल्लाह हमारे जज्बों को कायम रखे और अल्लाह ताला सबका तहफ़्फ़ुज़ रखे। और हम अपने मुहिम में मेहनत कर रहे हैं, बहुत खामोशी से, बहुत खूबसूरती से, कोई लालच नहीं, कुछ नहीं है। अल्लाह ताला सबकी हिम्मतें बरकरार रखे और हमारा शऊर जागे और हम दूसरी औरतों के अंदर जो कि घरों में बैठी हुई हैं उनको जाके उनमें एक जागरूकता पैदा करना है
उनको बताना है कि तुम जिंदा हो, तुम लाशें नहीं हो, मुर्दे नहीं हो, अपने हक को पहचानो। आज हमारे हुकूक छीन लिए गए, फ्रीडम ऑफ स्पीच गई, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गया, जितने जो सच बोलता है वो जेलों की हवा खा रहा है। तो बहुत खतरनाक सिनेरियो है इस वक्त। इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है और बहुत खूबसूरती से अपनी इस खामोश जंग को आगे बढ़ाना है। मैं यही सोचती हूँ कि वक्त बहुत रह गया, और भी स्पीकर्स हैं बोलने के लिए, इसलिए मैं अपनी बात को क्या खत्म करती हूँ कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, ये गुलसिता हमारा, ये हमारा हिंदुस्तान है। इसमें हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं और इंशाल्लाह हम इसकी आजादी को कभी मिटने नहीं देंगे, कभी इसको रुस्वा नहीं होने देंगे। अगर हम सब मुत्तहिद हो जाएं, 85% लोग, माइनॉरिटीज, दलित और ये सब एक हो जाएं, तो कोई इतनी बड़ी ताकत जब यहाँ से भाग सकती है, तो ये मुट्ठी भर लोग क्या करें। आज एक तरफ तो ऐलान हो रहा है कि घर घर तिरंगा, दूसरी तरफ उसका बहिष्कार हो रहा है, तो अजीब तमाशा हो रहा है यहाँ। इसलिए हमें अपनी आंखें खोलना चाहिए, अपनी जबान खोलना चाहिए, अपने दिमाग को रोशन करना चाहिए। मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह, व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। Thank you, Mrs. Khan. Mrs. Khan has rightly pointed out that today the need is to work at the grassroots level, and we must infuse that this desire and the ability to fight for the rights, for their own rights at the lowest of the level of the society, which is the need of the hour. Thank you once again, Mrs. Khan. Now I'd like to invite the Karnataka State President, Shahida Tasneem, to share her opinion on today's webinar. Shahida, ma'am. Yes. Assalamu alaikum wa rahmatullah. 76ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಗಳು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಹಳ ಬೀಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ 75ನೇ ವರ್ಷ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ಅಮೃತ ದಕ್ಕಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹಲವಾರು ಬದಲಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುವುದು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಅದು ಗೋಜಲ್ ಆಗ್ತಾ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ನಗದೀಕರಣ ಅಂತ ಹೊಸ ಹೆಸರಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಮಾನಯಾನ, ರೈಲ್ವೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ತನಕ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಖಾಸಗೀಕರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಬಹಳ ನೇರವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವವರು ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಈ GST, ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ GST ಅನ್ನು ಹೇರಲಾಯಿತು. ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ, ಅದೇ ತರ ಸ್ಟೇಷನರಿಗಳ ಮೇಲೆ GST ಅನ್ನು ಹೇರಲಾಯಿತು. ಇದರ ನೇರ ಬಲಿಪಶುಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಸಿವಿನ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ 101ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಹಸಿವು ಕೂಡ ಬಹಳ ನೇರವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಂಟಿರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ರಕ್ತಹೀನತೆ, ಹಸಿವು ಇದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬಾಧಿಸುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಸರ್ಕಾರ ಮಹಿಳೆಯರ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಗರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಗರಣ ಇರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡುದಾದ್ರೆ 40% ಕಮಿಷನ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವವರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬಹಳ ಪರಸ್ಯವಾಗಿ, ಬಹಳ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಮೊಟ್ಟೆ ಹಗರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಗರಣ ಇರ್ಬೋದು, PSI ಹಗರಣ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡುದಾದ್ರೆ ರಫೇಲ್ ಹಗರಣ ಇರ್ಬೋದು, PM ಕೇರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಅದೇ ತರ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ 90% ಹಣ ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯ 90% ಹಣ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿ ಮುಗ್ದು ಹೋಯ್ತು. ಇನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುದಾದ್ರೆ 153 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ 122ನೇ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಮಹಿಳಾ ಸಾಕ್ಷರತೆ 70% ದಾಟಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಲಾಯ್ತು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟೆ ತುಂಡನ್ನು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಾಕುವ ಬದಲು ಅದನ್ನು ತಲೆಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 70% ಸಾಕ್ಷರತೆ ದಾಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಗಳಿಸಲು, ಶಿಕ್ಷಣ ಗಳಿಸಲು ಬರುವ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಾಕುವ ಶಾಲನ್ನು ತಲೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ 1ನೇ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಉನ್ನಾವೋದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ವರದಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 10 ದಲಿತ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸಲ 400ರಷ್ಟು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸುಗಳನ್ನು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಹಿಂಪಡೆಯಿತು. ಇದೀಗ ಪುನಃ ಅಂತಹ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ವಿಚಾರ ಪುನಃ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಏನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸುಗಳು? ಬಹಳಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ, ಅನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿರುವಂತಹ, ಬಹಳಷ್ಟು ರೌಡಿಸಂ ಮಾಡಿದಂತಹ, ಅದೇ ತರ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳಂತಹ ಅಥವಾ ಕೋಮು ದ್ವೇಷ ಹಬ್ಬಿಸಿದಂತಹ ಕೇಸುಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನಿಲ್ಲುವುದು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೀತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಕೇಸುಗಳು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಅವರ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ CM, ಕರ್ನಾಟಕದ CM ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ವಾಪಸ್ ಪಡಿತೇವೆ ಅಂತ. ಮೊನ್ನೆ CM ಆದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ. ಇಂತಹ CMಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ಜನತೆ ಸವಿಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತಹವರನ್ನು ಅಥವಾ ವಿಭಿನ್ನ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ED, IT, NIA ಮುಖಾಂತರ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ಕೇಸುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ UAPA ಅಂತಹ ಕರಾಳ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಟೀಸ್ಟಾ ಸೆಟಲ್ ವಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಕಪ್ಪನ್ರಂತಹವರು ಇರ್ಬೋದು, ಸಂಜೀವ್ ಭಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ತರ ಸುಧಾ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂತವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಕರಾಳ ಕಾನೂನುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಹತ್ಯೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಭೀಕರ ಕೊಲೆ, ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಕೋಮು ದ್ವೇಷವನ್ನು ಒಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದಂತಹ ಕೊಲೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ನಾವು UP ಮಾಡೆಲ್ ತರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು UP ಮಾಡೆಲ್? ಸಾಕ್ಷರತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದೆಯಾ? ಮಹಿಳಾ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದೆಯಾ? ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದೆಯಾ? ಸೋಶಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದೆಯಾ? ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆಯಾಗಿರುವಂತಹ UPಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೋಮು ದ್ವೇಷ ಹಬ್ಬಿಸುವಂತಹ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೌನವಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಳ್ಳಿ ಡೀಲ್ಸ್, ಬುಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಿಜಾಬ್ ಹಲಾಲ್, ಆಜಾನ್, ಗೋಮಾಂಸ, ಲವ್ ಜಿಹಾದ್, ಹೀಗೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಜಿಹಾದ್, ಹೀಗೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ಕೇಸರೀಕರಣ, ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ತದೆ ಅಥವಾ ಜಾಣ ಮೌನವನ್ನು ತಾಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಧರ್ಮ ಸಂಸತ್ ಅಂತ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮಾರಣ ಹೋಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವತಿಯರ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರು
ಯಾಕೆ ನೀವು ಆ ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ? ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆಯ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರು ಅದನ್ನು ಯಾರು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೊಂದು ದ್ವೇಷವನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಲಾಗಿದೆ. ಲಿಂಚಿಂಗ್, ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರು ನೇರ ಬಲಿಪಶುಗಳು ಪುರುಷರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಿಪಶುಗಳಾಗುವವರು ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ತರಬೇತಿ, ಏರ್ ಗನ್ ತರಬೇತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಪುಸ್ಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ತ್ರಿಶೂಲ ದೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯೇ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿನ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾರೆ. ಜಿನೋಸೈಡ್ ವಾಚ್ ಎಂಬ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ನರಮೇಧದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ನರಮೇಧದ ನೇರ ಬಲಿಪಶುಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಕೂಡ ಅಂತಹ ಸಮಾಜವನ್ನು ಗೆದ್ದಲುಗಳಂತೆ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಬರೀ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸುರಿಸುವ ಜೈಲಿಗಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹಸಿ ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೀಗ ಘರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗ ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗ ಎಂಬ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಬರಿಯ ನಾಟಕ. ಮೊನ್ನೆ ಎಷ್ಟೇ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ತಮಟೆ ಬಾರಿಸಿ, ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಚ್ಚಿ, ತಟ್ಟಿ ಎಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಆಯ್ತಾ? ಕೊರೋನಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ ಅಥವಾ ಮರಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ? ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ನಾಟಕ. ಇದರಿಂದ ಈ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿರಂಗ ಹಾರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರಾದ್ರೂ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಅದು ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು. ನಾವು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಹ ಪಕ್ಷದ ವಕ್ತಾರರು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗವಾಗಿರುವಂತಹ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿ ಅಂತ. ಇದು ಕೂಡ ಬರಿಯ ಒಂದು ನಾಟಕ ಅಷ್ಟೇ. ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಯಾಲಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಹಯಾಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಹಣದುಬ್ಬರ, ಯಾವುದು ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ತುಟಿ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 63,000 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಚೈನಾ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಮವನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ, ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಾರೆ, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಗಳು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ RSS ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ತವಕದಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅದು ಬಳಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಎಂದಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ವ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೋರಾಡಿ ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಎಂದಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮವನ್ನು ನಡೆಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, NRC CAA ಹೋರಾಟದಿಂದ ಮಾತ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಈಗ NRC CAA ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪ್ರೇಮಿಗಳು, ಮಾನವತಾವಾದಿಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಲು ಇದು ಸಕಾಲವಾಗಿದೆ. ವಿಮೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದಾಗಿ ಸಂಘ ಪರಿವಾರವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನ್ಯಾಯ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸೋಣ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡೋಣ, ಪಣ ತೊಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವು ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ವಿಮೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಜೈ ಹಿಂದ್. Thank you, Shaida, for sharing your opinion. I would like to now invite Yasmin Farooqi ma'am to share her opinion on today's topic of the webinar. Yasmin Farooqi ma'am is another very familiar face whom we see very often on TV channels, and she's been part of many debates on current topics. And we are all waiting eagerly to hear from her. Yasmin ma'am. अस्सलाम वालेकुम. मेरी वालेकुम आवाज आ अस्सलाम. रही है? बिल्कुल आवाज मैम. बहुत खराब हो रही है, बड़ी मुश्किल से इतनी देर तक बैठी रही क्योंकि अच्छा टॉपिक था. आज का हमारा मेन टॉपिक जो है मेरी बहनों, अब वो तो बहनें छोटी भी होती हैं, बच्चियां भी कभी कभी बहनें हो जाती हैं, तो आज का हमारा टॉपिक, मेन टॉपिक जो था वो हमारी आजादी का है कि आज हम 75वां साल आजादी का मना रहे हैं. मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम, बिल्कुल आपकी आवाज क्लियर है. ओके. प्लीज. ये सफर हमने कहाँ से शुरू किया है, मैं वहीं से बात शुरू करना चाहूंगी. हमारा ये सफर 1857 से शुरू हुआ था और खत्म कब हुआ? 1947. यानी 75 साल तो हमें आजाद हुए हुए, लेकिन हमारी आजादी की लड़ाई 90 साल चली थी. 90 साल बाद हमें यह आजादी मिली और उस आजादी की कीमत हमने किस तरह चुकाई है, हम शायद अगर आज बात करें तो रो पड़ेंगे. जिसमें बहादुर शाह जफर का कत्ल है, जिसमें उसके बच्चों के तश्त में लाके दिए हुए सर हैं, जिसमें टीपू सुल्तान की कुर्बानी है, जिसमें टीपू सुल्तान के बच्चों के कत्ल हुए हुए सर हैं, अशफाकुल्लाह, मतलब मैं कितने नाम गिनाऊं. इन 90 सालों में क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हमने आजादी हासिल की. और मैं आज ये सोच सकती हूँ कि 90 साल बाद, इतनी मेहनत के बाद, जब वो आजादी 1947 में मिली होगी तो लोगों का क्या हाल होगा. आज हम जब पैदा हुए हैं तो आजाद मुल्क में पैदा हुए हैं, आजाद मुल्क में सांस ले रहे हैं, हमें शायद उसकी कीमत का अंदाजा ही नहीं है कि उन लोगों ने किन कुर्बानियों से इस मुल्क को आजाद किया था. और अब आज अगर हम आज के दौर की बात करें तो क्या हम आजाद हैं? हाँ, आजाद हैं, बिल्कुल आजाद हैं. बोलें तो बंद कर दिए जाते हैं, बात परवां जबान कटती है, वो कहें और सुना करे कोई. आज की तारीख ये कहती है, जो सरकार कह दे वो सही. हालांकि ऐसा नहीं है, मैं आपको बहुत सारी चीजें आ गई हैं, कुछ टॉपिक छूट गया था, इसलिए मैंने सोचा मैं उसी टॉपिक पे बात कर लूं. हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास हुकूक नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास कानून नहीं है. कानून है हमारे पास, संविधान है हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, लेकिन कितना सुस्त रफ्तार है, किस तरह का बिका हुआ है, बस प्रॉब्लम हुआ है. थोड़े से कानून की बात जरूर करूंगी क्योंकि मुझे कानून से बड़ा प्यार है और मैं चाहती हूँ कि जब तक हम कानून नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते. 1979 इंटरनेशनल कानून बना था. 1979 से पहले किसी औरत को वोट देने का हक नहीं था, मजदूरी में बराबरी का हक नहीं था, किसी भी मामले में मर्द के बराबर हुकूक औरत को नहीं मिले थे. मैं इस्लाम की बात नहीं कर रही, आम हालात की बात कर रही हूँ. इस्लाम ने तो बहुत पहले 1400 साल पहले ही सारे हुकूक औरत को मर्द के बराबर दे दिए. सबसे बड़ा हक तो ये दिया था कि बराबरी का दावा किया था कि आपको न सर से पैदा किया था, न पैर की जूती से पैदा किया था, औरत को पसली से पैदा किया था, जो मिडिल में. तो हम अगर उस तरह की बात करें तो वो बात तो मैं नहीं कर रही हूँ. तो हम बात कर रहे हैं अभी कानून की. तो मैंने बताया अभी आपको 1979 में कानून बना
अंतरराष्ट्रीय इंस्टीट्यूशन में हैं, जो कि मैं सोचती हूँ कि हमें मालूमात होना जरूरी है। समानता का अधिकार, बराबरी का दावा है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार कि हमारा कोई शोषण न करे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रही हूँ, संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्थिक सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार, भारतीय संविधान में राज्य नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत, ये 36 से 51 तक आपके महिलाओं के बराबर के अधिकार। बलात्कार के लिए फिर कानून बना, अपहरण के लिए कानून बना, दहेज प्रताड़ना के लिए कानून बना, छेड़छाड़ के लिए कानून बना, यौन उत्पीड़ना के लिए कानून बना, देह व्यापार जो मानव तस्करी होती है कि जो बच्चों को ले जाया जाता है और उनके अंग बेचे जाते हैं, वो उसके लिए भी बना अधिकार। फिर उसके बाद आपके अपने पर्सनल अधिकार भी दिए गए, हिंदू विवादी नियम, तलाक, भरण पोषण, ये सारे हुकूक जो कि इस्लाम ने तो औरत को दिए थे। ईसाइयों के लिए अलग कानून बना विवादी अधिनियम का, विशेष विवाह अधिनियम एक अलग से कानून बना कि साहब एक विशेष विवाह अधिनियम भी है कि अगर दो अलग अलग धर्म के मानने वाले, धीरे धीरे चीजें सामने आई। अभी अगर मैं लाइन लगाऊंगी तो बहुत सारी हो जाएंगी। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, समान वेतन अधिनियम, क्योंकि औरत को पहले कम वेतन मिलता था, मर्द को ज्यादा था। लिंग चयन के आप पेट के अंदर लिंग आपका बेटा है या बेटी आप मालूम नहीं कर सकते। घरेलू हिंसा, ये बाद में बने कि जो औरतों के साथ ज्यादतियां होती थी। बहुत सारे राष्ट्रीय, फिर उसके बाद हमारी प्रॉब्लम क्या है, कानून बहुत है, बराबरी का दावा भी है। ऐसा नहीं है कि आप देखिए किताबी बातें तो करोगे तो किताबों में ही रहेंगी ना, हमें उनकी चीजों को प्रैक्टिकल कैसे लाना पड़ेगा, हमें अपनी हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देखिए मैं बहुत छोटे अल्फाज में छोटी बातें करती हूँ, बहुत लंबी बातें मैं नहीं करती। उसके लिए हमारे हुकूक की, जैसा सादिया ने कहा कि हमने लड़ाई लड़ी, हिजाब के लिए लड़ी, हम सेटिस्फाइड हैं, हम पुरसुकून हैं, हम मुतमईन हैं कि हमने अपने हक की लड़ाई लड़ी है। हारना जीतना अलग चीज है, बेईमानी ईमानदारी अलग चीज है, लेकिन हम अपने हक के लिए लड़े हैं, हम हारे नहीं और आज भी लड़ रहे हैं। मेरा सिर्फ एक ही कहना है और बार बार एक ही बात का कहना है कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत ताकतवर बनाया है। एक बार एक बात पढ़ी थी कि 21 हड्डियां एक साथ अगर टूटें तो मौत वाक़ई हो जाती है, मर जाता है इंसान। सॉरी 18 हड्डियां, मैं गलत बोल रही हूँ, पहले बोल रही हूँ, तबीयत खराब है इसलिए। 18 हड्डियां अगर एक साथ टूटें तो इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। लेकिन आप यकीन करिए कि जब औरत एक बच्चा पैदा करती है तो 21 हड्डियां एक साथ टूटें, इतनी तकलीफ ले उठाती है। तो बहुत ताकत है औरत में, बहुत बर्दाश्त है, बहुत हिम्मत है। बात सिर्फ इतनी है कि हक की लड़ाई, और हक की लड़ाई कोई भी अकेले नहीं लड़ सकता। जैसा मैंने 90 साल की जद्दोजहद आपको बताई, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मतलब हर कौम, दलित, हर कौम हमारे साथ खड़ी थी। जब जाके 90 साल में हमने एक आजादी की लड़ाई लड़ी और हमने जीत के दिखाया। तो हम आखिर में, मैं तो एक ही बात कहना जानती हूँ कि आपको हक की लड़ाई के लिए एक साथ एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा। आप मान लीजिए कि आपने लड़ाई लड़ी, एक हार गए, कोई बात नहीं, लड़े तो लड़के हारे, जीत गए तो देखिए फैज ने कहा ही है कि ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा लो डर कैसा। मैं ये कहती हूँ कि ये बाजी जो है वो हक की बाजी है, ये बाजी हक की बाजी है, जो चाहो लगा लो डर कैसा। जो जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो अपनी मात ने। हारने से डरना क्या है, बस हमें सिर्फ एकजुट होकर लड़ना है, ख्वातीन की लड़ाई लड़नी है। हमारे पास एक बहुत अच्छा स्टेज है विम का,
हम ज्यादा से ज्यादा उसमें मेंबरशिप करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करें और लाने की कोशिश करें। एक बात जरूर ध्यान में रखें, हमें कानून की का जो ज्ञान जिसे कहते हैं ना, हमें कानून का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और जब तक हमें कानून नहीं पता होगा कि औरतों के हुकूक क्या हैं, औरतें कहाँ लड़ सकती हैं, कहाँ जीत सकती हैं, हमारी ताकत यकजहती में है, एकजुट होने में हमें कितनी मजबूती मिलती है। देखिए मेहरुन्निसा खान बड़ी एक कहानी सुनाती थी, आज भूल गई है वो कहना, कि वो एक जो कहानी थी बच्चों को सुनाई जाती थी कि एक लकड़ी को तोड़ोगे तो दो एक टूट जाएगी, और जब गट्ठर मिला के तोड़ोगे तो वो कभी नहीं टूटेगा। तो हम गट्ठर बनेंगे लकड़ियों का और हमें कोई तोड़ नहीं सकेगा। लड़ाई हक की लड़ना है, ना हक की नहीं लड़ना है, लेकिन कानून के साथ लड़ना है, अपने हक के साथ लड़ना है, अपने उसूलों के साथ लड़ना है। तो मैं क्योंकि बहुत सारा सब बोल चुके हैं, फालतू बोलने से कोई हासिल भी नहीं है, और इतना खूबसूरत और इतना प्यारा सब बोल चुके हैं कि मेरे लिए कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन क्योंकि कहा गया था कि बोलना है, तो साहब सादिया जी आपका हुक्म सर आंखों पर, आपके कहने से यास्मीन, अफशा अजीज और मेरी सारी बहनों, बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे आपने मौका दिया। जज़ाकल्लाह खैर। Thank you, Auntie, for sharing your opinion. Of course, आज के इस वक्त में हमने बहुत सारी लेडीज को सुना और बहुत अच्छे अच्छे जो राय है और सबके जो व्यूज हैं और जो प्रैक्टिकल नॉलेज और उनका एक्सपीरियंस है, उन सब ने बहुत खूबसूरती के साथ शेयर किया और हमें मोटिवेट भी किया। अब मैं आयशा वाजपेयी को इनवाइट करूंगी कि वो अपने सारे पैनलिस्ट और सारे ऑडियंस का वोट ऑफ थैंक्स तो दें। आयशा। Assalamu alaikum. Good evening, everyone. Which is very proud for us that Women India Movement conducted such type of webinar, which is a very progressive and productive platforms where are so many speakers talked about on the different issues related to our society and nation with the spirit of their patriots. Today, I, Aisha Bajpayee, National Secretary, Women India Movement, taking this pride to propose vote of thanks. Before I proceed, today we conducted this webinar on the occasion of 75th Independence Day very successfully, which is very proud. This type of webinar not only about a discussion, but they also provide a very concrete awareness among our society and our literate people, as well as also having a spirit how we can move forward in our productive manner and contribute to our nation. I extend my gratitude to our Honorable National President Yasmin Islam ma'am to take out time to grace the event. And I would like to express my gratitude to all esteemed speakers of the webinar for their presence and contribution to make this webinar a great success. And I would like to thank and grateful to our media department, especially making such an informative banner, and also the team who worked to reach the information of this webinar to the common people. And I would like to thanks to all the participants to successful this webinar. And I want to say my deep thanks to our anchor and whole team work to make this webinar successful. Once again, I thanks to one and all and conclude my vote of thanks. Thank you so much. Right. Thank you, Aisha. With this, now we come to the conclusion of our webinar. Of course, हम लोगों ने एक बहुत अच्छा सबक अब लिया है इस पूरे वेबिनार से कि फ्रीडम तो हमें बेशक मिल गया और 75 इयर्स हमें इस फ्रीडम के हो गए, लेकिन ये फ्रीडम की लड़ाई हम लोगों के लिए अभी जारी है और उतनी आसान भी नहीं, आज भी उतनी ही मुश्किल दिखती है आज के प्रेजेंट हालात में जितनी कि 75 साल पहले रही होगी। हाँ, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस लड़ाई को कायम रखने की और औरतों के लिए स्पेशली उस फ्रीडम को गेन करने के लिए और उसको हासिल करने के लिए हमें हिम्मत दे और हम उसके लिए एकजुट होकर लड़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह. Thank you, everyone. I will request all to leave the meeting room so that we can close the meeting room here.